Hello students, how are you? I hope that all of you are fine. And I wish that all of you are in regular touch of your study because as always I will say that knowledge is the only weapon by which you can rule over the world. Okay, so with this quote, now we will continue chapter number 5 in history of class 6th. In this chapter, we will discuss about the rulers and architecture. As we studied earlier, like in the Delhi Sultanate, in the Mughal Empire, both in that chapter, there are so many rulers came and they gave or they play an important role to improve, to develop a very attractive architecture. So with these chapters, in this chapter we will know about so many monuments and other architecture either from North India or South India, the Cholas, Indo-Islamic architecture and so on. So देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर. The medieval period in the Indian history saw great developments in architecture. जो हमारा मिडिवल पीरियड था, जो मध्यकालीन इतिहास है, उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए, बड़े बड़े विकास हुए आर्किटेक्चर में, वास्तुकला में, इमारतों को बनाने में, उनके तरीकों में, उनके डिज़ाइनों में. द ग्रेट रूलर्स ऑफ दिस पीरियड, इस समय के जो रूलर्स थे, इन्होंने बहुत सारे मोनूमेंट्स बनाए हैं, इमारतें बनाई हैं, पैलेसेस, महल बनाए हैं, फोर्ट्स, किले बनाए हैं, टॉम्स, मकबरे बनाए हैं, टेम्पल्स, मंदिर बनाए हैं, मॉस्क्यूज और मस्जिदें बनाई हैं पूरे भारत में. आर्किटेक्चर कैन बी सीन एज अ मेजर एक्टिविटी ऑफ द मिडिवल पीरियड. अगर हम मध्यकालीन भारत मिडिवल पीरियड के टाइम को देखें तो हम कह सकते हैं कि इसमें आर्किटेक्चर ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है, बहुत ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ है. द रूलर्स एक्सप्रेस देयर इम्पीरियल पावर विद दीज ग्रैंड आर्किटेक्चरल मार्वल्स. द रूलर्स एक्सप्रेस्ड, जो रूलर्स थे, जो राजा थे, जो लीडर थे, जो सुल्तान थे, उन्होंने अपनी शाही ताकत को, इम्पीरियल होता है शाही, उन्होंने अपनी शाही ताकत को इन आर्किटेक्चर में दिखाया है, इन वास्तुकलाओं में दिखाया है. ऑल द मोनूमेंट्स बिल्ट बाय द ग्रेट एम्परर्स एंड रूलर्स हैव ग्रेट हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चरल, सोशल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस. जितने भी राजा हुए हैं उन्होंने सबने मोनूमेंट्स बनाए हैं और मोनूमेंट्स में सभी राजाओं ने, सभी सुल्तानों ने ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, आर्किटेक्चर, वास्तुकला, सोशल, सामाजिक और रिलीजियस, धार्मिक सिग्निफिकेंस बनाई है, उनकी महत्वता बनाई है. दीज बिल्डिंग्स हैव मैनेज्ड टू एग्जिस्ट फॉर मैनी सेंचुरीज एंड आर स्टिल स्टैंडिंग विद ऑल देयर ग्रैंड्योर. विद ऑल देयर ग्रैंड्योर मतलब कि इन इमारतों को उन्होंने कब बनवाया था, कितने दशकों पहले बनवाया था, लेकिन कई शताब्दियों तक वो खड़ी रही और आज भी अपना एक महत्व बनाए हुए है, आज भी अपनी महानता बनाए हुए है. दीज मोनूमेंट्स इंक्लूड, इन मोनूमेंट्स में, इन इमारतों में क्या क्या इन्वॉल्व है. पैलेसेस, जो महल होते थे, हवेलीज, मैंसन जो होते हैं, फोर्ट्स, किले, टेम्पल्स, मंदिर, मॉस्क्यूज, मस्जिद, चर्चिज, ईसाई घर, टॉम्स, मकबरे, दरगाह, आपको पता है, बाउलीज और स्टेप वॉल्स. बाउलीज कहते हैं, बाउली कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे महल ऐसे हैं उनके अंदर ही पानी से कुआं बना हुआ है, और वो ऐसा कुआं नहीं है, मतलब उसमें पैड़ियाँ बनी हुई हैं, आप उसमें नीचे की ओर तक जा सकते हो. वो थोड़ा इस शेप में बना होता है, ये यहाँ पैड़ियाँ होती हैं, आप इन्हें बैठ के देख सकते हो, और ये नीचे तक फिर पानी भर जाता है. ठीक है, जब बारिश ज़्यादा होती थी, ज़्यादा पानी होता है, ऊपर तक आ जाता, और मान लो पानी कम है तो लोग नीचे की ओर बैठ जाते हैं. ये बावली है. ठीक है. होज और टैंक, टैंक बनाते थे. फोर्टिफिकेशन, किलेबंदी करते थे. मदरसाज बनाए गए, स्कूल्स बनाए गए, सराय बनाए गए. सराय मतलब जो शेल्टर, रहने की जगह, मतलब कोई आ रहा है तो वहाँ पे रुक जाए. ऑर्चर्ड्स, बहुत सारे बाग बनाए.
दीज हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। ये जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स थे, जो ऐतिहासिक इमारतें थी, इनको दो टुकड़ों में बांटा गया, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। और वे पार्ट कौन से हैं? एक तो रिलीजियस मोनूमेंट्स है, मतलब कि धार्मिक इमारतें जो धर्म के लिए यूज़ हुई। दूसरी सेक्युलर मोनूमेंट्स है। सेक्युलर मतलब कि जो धर्म के लिए नहीं, आम लोगों के लिए, एक नॉर्मल मुद्दों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट आता है। जो पहली मोनूमेंट्स है रिलीजियस मोनूमेंट्स, धार्मिक इमारतें। रिलीजियस मोनूमेंट्स आर दोज बिल्डिंग्स, ये वो बिल्डिंगें होती हैं जो बनाई गई क्या करने के लिए? रिलीजियस पर्पज़ के लिए, धार्मिक उद्देश्य के लिए जो बनाई गई। टेम्पल्स क्या क्या है? वो मंदिर है, ईसाई घर है, मस्जिदें हैं, साइनागोगस और शिपाज, जो स्तूपाज। स्तूपाज जैसे आपका सारनाथ में है, जैसे आपका सारनाथ में एक स्तूप है। ठीक है, ये चीज़ें वहाँ पर बनाई गई हैं। इसके बाद कहता है ऑल द रीजन्स ऑफ इंडिया हैड इवॉल्व्ड देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्ट। और जितने भी रीजन हैं भारत में, जितनी भी जगह हैं, इन सब की अपनी खासियत है, इन सब की अपनी अपनी आप कह सकते हो कि स्टाइल है। इनका एक अपना तरीका है, अपना स्टाइल है उस चीज़ को बनाने का। और आर्किटेक्चर वास्तुकला का एक वहाँ पर ट्रेडिशन है, एक परंपरा है। भाई हर आप देख लो, साउथ में जाओगे तो वहाँ पे किसी और तरह के मंदिर है, नॉर्थ में जाओगे वहाँ पे किसी और तरीके के मंदिर है, अगर आप ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पे किसी और तरीके के मंदिर है, उनमें कुछ स्टाइल यूज़ किया हुआ है। तो ये डिफरेंस आपको मिलेंगे हर जगह। दीज स्टाइल्स डिपेंडेड ऑन द लोकल क्लाइमेट, कल्चर एंड बिलीव्स। अब ये जो स्टाइल हैं ये डिपेंड करते हैं वहाँ के मौसम पे, वहाँ की जलवायु पे, वहाँ की संस्कृति पे, और वहाँ का जो विश्वास है लोगों का उस पे। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन इन्वेडर्स एंड कॉन्क्वरर्स लाइक द ग्रीक्स, रोमन्स, अरब्स एंड तुर्क्स। इसके साथ साथ जो भारतीय कला और वास्तुकला है, जो भारत की कला और वास्तुकला है, वो विदेशी घुसपैठियों से प्रभावित हुई है। जैसे कि समय समय पर आपने पढ़ा है कि घुसपैठ होती रहती थी, कभी ग्रीक्स आ गए, कभी रोमन आ गए, कभी अरबी आ गए, कभी तुर्की आ गए। तो इन लोगों के आने से भी कहीं ना कहीं हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय कला थी, भारतीय वास्तुकला थी, उन्होंने भी कहीं अफेक्ट किया है, उन्होंने भी कहीं प्रभाव छोड़ा है। देयर वर सम रूलर्स हु ब्राउट द आर्टिसंस फ्रॉम डिस्टेंट लैंड्स टू बिल्ड द मोनूमेंट्स। देयर आर सम रूलर्स, कुछ रूलर ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने कलाकारों को लाकर दूर दूर से और यहाँ पर इमारतें बनवाई हैं, जिन्होंने आर्टिस्ट को बाहर से, दूसरे देश से, दूसरी जगह से लाकर और यहाँ पर इमारतें बनवाई हैं। दिस लेड टू द मोनूमेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स एग्जिबिटिंग वेरिड आर्ट एंड आर्किटेक्चर स्टाइल। और इस वजह से आप कह सकते हैं कि हमारे भारत की वास्तुकला में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा भिन्नता देखने को मिलती है, वेरिड स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कारण है, इसलिए आपको अलग अलग तरह के यहाँ पर मंदिर, मस्जिद की इमारतें मिलती हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्युलर मोनूमेंट। अभी हमने पढ़ा रिलीजियस मोनूमेंट, धार्मिक इमारतें। अब है आपकी सेक्युलर मोनूमेंट जो गैर धार्मिक है। इसका पर्पज़ क्या होता था इन बिल्डिंग्स का? इन बिल्डिंग्स का पर्पज़ होता था कि इसमें धार्मिक कोई भी उद्देश्य नहीं होता था। अब ये क्या करती थी? मैं मान लो पैलेसेस, महल हो गए, महल में तो राजा लोग रहेंगे, फोर्ट, किले बना दिए गए, रेजिडेंशियल हाउसेस, रहने के लिए घर बना दिए गए, एंड टैंक्स, और जो आपके ये हाउस बनते थे, टैंक बनते थे, वो बना दिए गए। ये सेक्युलर स्ट्रक्चर कही जाती है, ये सेक्युलर मोनूमेंट्स कहे जाते हैं। ठीक है, जो धर्म के पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ होते थे, ये गैर धार्मिक एक नॉर्मल रूटीन के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर। अब जो मंदिर की वास्तुकला है, जो मंदिर की वास्तुकला है वो क्या है? देयर वर सो मैनी टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स बिल्ड फ्रॉम 900 टू 1300 सी इन इंडिया। भारत में 900 सी से लेकर 900 एडी से लेकर 1300 एडी तक बहुत सारे मंदिर बनाए गए, बहुत सारी इमारतें बनाई गई। दैट ऑल कैन नॉट बी मैंशनड हियर। अब उन सब के नाम तो यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि बहुत सारे बनाए गए हैं,
बहुत सारे बनाए गए हैं, इसलिए सबके नाम यहाँ पर नहीं लिख सकते। लेकिन इनके अलावा भाई जो न्यू आर्ट सेंटर है पैट्रोनाइज देशभक्ति के लिए, भाई मान लो पालों ने, जो पाल हुए थे उन्होंने, या चालुक्यों ने बनाए, या चोलाज ने बनाए, गंगाज ने बनाए, राजपूत ने बनाए, ये सब इन लोगों ने बहुत सारे मंदिर बनाए। ईच सेंटर है डेवलप्ड इट्स ओन स्टाइल। ईच सेंटर मतलब ईच डायरेक्शन, भाई इंडिया नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो इन जितने भी सेंटर थे इन सब ने एक अलग ही तरीके से, एक अलग ही स्टाइल से अपने अपने मंदिरों को बनाया है, अपने अपनी इमारतों को बनाया है। अब वो कैसे कैसे स्टाइल है, यहाँ पे आपको कुछ स्टाइल, कुछ कला के बारे में पता चलेगा, वो आप बहुत ध्यान से देखिए। नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया जहाँ पर हम अभी हैं, ठीक है, नॉर्थ इंडिया जो गंगेटिक प्लेन्स है, तो यहाँ पे क्या है, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस टाइम वर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु और शिवा। इस समय में जो नॉर्थ इंडिया में मंदिर बनते थे वो भगवान विष्णु और भगवान शिव को डेडिकेट होते थे। दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रिवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया वाज नोन एज नगर, वाज नोन एज नगरा। अब इसके लिए जो स्टाइल यूज़ होता था, नॉर्थ में जो मंदिर बनाने के लिए एक तरीका इस्तेमाल होता था, उसको कहते थे नागर। क्या कहते थे? नागर। एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ द स्टाइल ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बिल्ट एट खाजुराहो, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया भी गया है, ये है खंडारिया महादेव टेम्पल। कौन सा है? खंडारिया महादेव टेम्पल। अब आप इसकी अगर स्ट्रक्चर देखोगे आपको पता लगेगा कि इसमें अंतर क्या है, ठीक है। दिस टेम्पल्स वर बिल्ड बाय चंदेल रूलर्स, जो चंदेल रूलर्स हुए थे उन्होंने इसको बनाया था। द पार्श्वनाथ टेम्पल, द विश्वनाथ टेम्पल, द कंडारिया टेम्पल वर ऑल कंस्ट्रक्टेड इन द सेम नागर स्टाइल। ये तीन मंदिर मैंने आपको बताए, पार्श्वनाथ, विश्वनाथ और कंडारिया, ठीक है। ये तीनों ही नागर स्टाइल में बने हैं, नागर कला के द्वारा बने हैं। द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा, अब जो उड़ीसा का मंदिर है मुक्तेश्वर मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, ध्यान देना बेटे, उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर है और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है, ये जो बनाए थे। और इसके अलावा कोणार्क में सन टेम्पल है, सूर्य टेम्पल, सूर्य मंदिर, और पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है। अब आप इनको बहुत ध्यान से सुनेंगे कौन सा मंदिर कहाँ पर है। तो पहला मैंने आपको बताया उड़ीसा में मुक्तेश्वर टेम्पल है, उड़ीसा में मुक्तेश्वर टेम्पल है, और आपका भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है, ठीक है। उड़ीसा में मुक्तेश्वर है और भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल है। एट कोणार्क, और सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क में है। सन टेम्पल कहाँ पर है? कोणार्क में है। और जगन्नाथ टेम्पल आपका पुरी में है। ये सारे ही आपके नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं, ये सारे ही आपके नागर स्टाइल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद ये हमें बताता है द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू। कौन सा? दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू। राजस्थान के माउंट आबू में एक दिलवारा मंदिर है जो सोलंकी वंशज ने बनवाया था, जो सोलंकी वंशज के एक राजा ने बनवाया था। देयर आर मैनी टेम्पल्स इन द कॉम्प्लेक्स, और इस जो ये बनवाया था दिलवारा टेम्पल, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारे मंदिर हैं, ये नहीं कि एक मंदिर है, बहुत सारे मंदिर हैं। दिस टेम्पल्स आर मेड यूजिंग वाइट मार्बल, और ये सभी के सभी जो मंदिर हैं इनमें वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल्स आर कवर्ड विद इंट्रिकेट डिजाइंस एंड एक्विजाइट आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। अब जो इनकी वॉल्स है, जो आपका दिलवारा टेम्पल है, और दिलवारा टेम्पल में जो एक ग्रुप है मंदिर का, इसमें वाइट मार्बल यूज़ हुआ है, और जो इसकी दीवारें हैं वो एक ऐसा डिज़ाइन से कवर हैं कि उसमें आप बेहतरीन तरीके का आर्किटेक्चर देख सकते हो, ठीक है। आपको ये यहाँ पर दीवारें दिख रही हैं, आप इस दीवारों को देखो, और दीवार पर भी डिज़ाइन है, जो दीवारें हैं इन पर भी आपको एक डिज़ाइन दिखेगा अलग तरह का, ओके। दीज टेम्पल्स वर द सेंटर्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ। अब जो ये मंदिर हैं ये आपके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के उदाहरण आप मान सकते हो।
टेम्पल्स ऑल्सो कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम विलेजेस। अब जो मंदिर होते थे वो गांव से रेवेन्यू लेते थे और बिजनेस एक्टिविटी में अपना पार्ट अदा करते, रोल प्ले करते थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ क्या थे, सोमनाथ मंदिर है जो बहुत अमीर है, सबसे ज़्यादा पैसा, सबसे ज़्यादा सोना सोमनाथ मंदिर में था, इसलिए आपको पता है कि गजनी या गोरी ये उसको लूटते थे, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बहुत सा सोना था। द ब्यूटीफुल टेम्पल्स एट खजुराहो वर बिल्ट बिटवीन 950 टू 1050 सी, मतलब 950 सी से लेकर और 1050 सी के बीच में यह खजुराहो का मंदिर बना था। द इफेक्ट ऑफ द हाइट ऑफ द कंडारिया महादेव टेम्पल इज एनहेंस्ड बाई अ डीप बेसमेंट एंड द रिडुप्लीकेशन ऑफ द टावर। अब इसमें आपने देखा कि जो बेस है वह ज़्यादा बड़ा है और उसके ऊपर वह कम होता चला जाता है। बेस चौड़ा है और उसके ऊपर वह कम होता चला जाता है। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल देखिए इसका एक बार बेटे, ये देखो, ये कंडारिया महादेव का टेम्पल है, इसको अगर आप देखोगे तो ये इसका बेस है कितना ज़्यादा है, और जैसे ऊपर ऊपर चले जाते हैं तो ये नैरो हो जाता है, ठीक है, ये नैरो होने लगता है और टॉप पे बिल्कुल एक अलग ही पत्थर रखा होता है, वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है बेटे। चलिए, अब इसमें ये कहता है कि फ्लोरल एंड ह्यूमन स्कल्पचर्स हैव बीन एनग्रेव्ड ऑन इट्स वॉल दैट ऐड टू इट्स ब्यूटी कंसिडरेबली। आप जो इनकी दीवार देखोगे, मान लो कंडारिया की दीवार देखो या बाकी जो मंदिर हैं उनकी दीवार देखो, तो उनकी दीवारों पे कहीं पे आपको इंसान की तस्वीरें खुदी मिलेंगी, कहीं पर आपको ये फूल वगैरह खुदे मिलेंगे। तो इस तरह की आर्ट से कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होता है इंसान, और ये इसके आर्किटेक्चर का एक बहुत अच्छा नमूना है। द फेमस दिलवारा, जो दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, बिल्ट बाय विमल शाह के द्वारा बनाया गया था, माउंट आबू आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, राजस्थान में। माउंट आबू कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान के माउंट आबू में जो दिलवारा टेम्पल है वो बनवाया गया था विमल शाह के द्वारा। कब, 1032 सी में। जो किस भगवान के लिए बनवाया, आदिनाथ। डेडिकेटेड किसको है, आदिनाथ को। तो आदिनाथ को साक्षी मानकर आदिनाथ के ब्याह पर इन्होंने एक मंदिर बनवाया, किसने, विमल शाह ने। कब, 1032 सी में। कहाँ पर, राजस्थान के माउंट आबू में, और उसका नाम था दिलवारा टेम्पल। क्या नाम था, दिलवारा टेम्पल। इसके बाद ये थी हमारी नॉर्थ की आर्किटेक्चर, नॉर्थ की आर्ट, ठीक है। अब आती है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। अब दक्षिण भारत में आपको पता है पाल का राज्य था, पांड्या का था, चोलास का था, ये मेन डायनेस्टी वहाँ पर हुई है। द पाल्स बिल्ड द रथ टेम्पल एंड सोर टेम्पल एट महाबलीपुरम में ये यहाँ पर दो मंदिर दिए, रथ टेम्पल दिया और सोर टेम्पल बताया। एंड द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची, और कांची में कैलाशनाथ मंदिर। द पांड्यास कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स इन द कैपिटल सिटी ऑफ मदुराई। ध्यान रखना बेटा इन टेम्पल्स के नाम, महाबलीपुरम में रथ टेम्पल और शोर टेम्पल है, कांची में कैलाशनाथ टेम्पल है। पांड्यों ने मदुराई में एक मंदिर बनवाया था, कब, बिटवीन 850 CE टू 1600 CE। द टेम्पल आर्किटेक्चर फाउंड पैट्रोनेज विद द किंग्स ऑफ दीज डायनेस्टीज एंड द नायकाज ऑफ तंजौर। जो तंजौर के नायक थे, कहाँ के, जो तंजौर के नायक थे और मदुरई के नायक थे, उन्होंने यहाँ पर अपने पैट्रोनेज, देशभक्ति को दिखाते हुए, अपने राष्ट्रभक्ति को दिखाते हुए बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। द ग्रेट गोपुरम्स ऑफ पांड्या पीरियड आर फाउंड एट श्रीरंगम, मदुरई, कुंभकोणम। अब ये कह रहा है कि जो पांड्या समय में गोपुरम की बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो गोपुरम बनवाए गए थे वो हमें श्रीरंगम में भी देखने को मिले, मदुरई में भी देखने को मिले, कुंभकोणम में भी देखने को मिले। सम ऑफ द गोपुरम्स वर एक्सट्रीमली टॉल एंड एलेबोरेटेड स्कल्प्टेड। अब जो गोपुरम है कुछ तो ऐसे ऐसे इतने लंबे लंबे गोपुरम दिखाई दिए कि बहुत ज़्यादा ऊंचे। गोपुरम मैंने आपको बताया था गेटवे ऑफ इंडिया, भाई
सॉरी गेटवे ऑफ टेम्पल, आई एम सो सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया याद आ गया। सो गेटवे ऑफ टेम्पल, ठीक है, गेटवे ऑफ टेम्पल को कहते हैं गोपुरम, मंदिर के प्रवेश द्वार को, मंदिर के प्रवेश द्वार को कहते हैं गोपुरम, ठीक है। बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर, बहुत लंबे लंबे बनाए जाते थे। दे एग्जिबिट फिगर्स ऑफ गॉड्स सराउंडेड बाय सीन्स फ्रॉम माइथोलॉजी, इसमें भगवान की मूर्तियाँ आपको दिखाई देती। दे अटेन सच एम्पल प्रपोर्शंस दैट दे ड्वार्फ द सेंट्रल श्राइन, और इसका एक रेशो होता था कि भाई अगर गोपुरम इतना बड़ा होगा तो जो उसके अंदर जो मध्य में जो गर्भाशय में जो गर्भ में मूर्ति होगी वो इतनी बड़ी होगी, ठीक है। अगर द्वार इतना बड़ा है तो मूर्ति इतनी बड़ी होगी, ये इनका रेशो फिक्स होता था। द एग्जाम्पल्स ऑफ द ग्रेट पिलर्ड मंडप ऑफ द विजयनगर पीरियड आर फाउंड एट कांची, विजयनगर, वेल्लोर, etc. द फाइनेस्ट ऑफ ऑल विजयनगर टेम्पल्स इज द विथोबा टेम्पल, completed in 1565। अब इसके साथ ये कह रहा है कि एक एग्जाम्पल मंदिरों के आपको दे रहे हैं, जो कि मंडप, विजयनगर का जो समय था उसमें मंडप बनाए जाते थे पिलर से, मतलब चारों तरफ पिलर लगाकर और उसको मंडप बनाया जाता था। और ये आपको कांची में भी दिख जाएगा, विजयनगर में भी दिख जाएगा, वेल्लोर में दिख जाएगा। और जो सबसे बेहतरीन विजयनगर के मंदिर में जो है वो है विथोबा मंदिर। कौन सा है? विथोबा मंदिर, जो कि 1565 में बनाया गया, पूरा किया गया। इट्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स आर द पिलर्स एंड मंडप्स एंड द कार्विंग्स डन ऑन द स्टोन ब्लॉक्स। अब जो फीचर्स हैं, इस फीचर्स हैं, चाहे वो पिलर्स हो, चाहे वो मंडप्स हो, या कार्विंग्स हैं, उस पर खुदाई है, डन ऑन द स्टोन ब्लॉक्स। जो बड़े बड़े पत्थर आते थे, जो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े आते थे, उस पर इससे खुदाई होती थी, गुंदाई होती थी। द नायक्स ऑफ मदुराई इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में मदुरई के नायकों ने वर ऑल्सो ग्रेट बिल्डर्स, ये भी बहुत बड़े इन्होंने इमारतें बनाई हैं, बहुत बड़े बिल्डर हुए हैं। तिरुमाला नायक, एक नायक का नाम दिया गया है तिरुमाला नायक, जिसने 1623 से 1659 सी के बीच किया शासन। बिल्ड द वसंत मंडप, इन्होंने एक वसंत मंडप बनवाया इन फ्रंट ऑफ द ग्रेट मीनाक्षी टेम्पल। मीनाक्षी टेम्पल आपने सुना होगा, तो मीनाक्षी टेम्पल के सामने एक वसंत मंडप को इन्होंने बनवाया। विच हैज ए फ्लैट रूफ्ड कॉरिडोर विथ 3 एसल्स, और ये 3 रूफ्ड, इस पर 3 छत, मतलब पहले मंडप, फिर छत, फिर थोड़ा गैप, फिर छत, फिर थोड़ा गैप, इस तरह 3 रूफ्ड कॉरिडोर तैयार किया गया 3 एसल्स के साथ, 3 द्वारों के साथ, ठीक है। आप ये एक तो मीनाक्षी टेम्पल का गोपुरम देख सकते हैं, इसमें मंडप नहीं दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है गोपुरम का, ये गोपुरम है, ये यहाँ से अंदर जाओगे तब जाके अंदर मंदिर है, ये तो इसका प्रवेश द्वार है, ठीक है, गेटवे है टेम्पल का, ये रास्ता है मंदिर में जाने का, मंदिर तो आगे मिलेगा। तो देखो पहले गेटवे तैयार होता था, फिर कहीं जाके मंदिर तैयार होता था, ठीक है। अब उसके बाद फिर दोबारा शुरू करते हैं चोलाज, इसके बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं। तो चोलाज क्या है, इन्होंने क्या काम किया? ग्रेट पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, भाई कला, संस्कृति और वास्तुकला के तो बहुत बड़े मुहिम थे, बहुत बड़े उसको बढ़ाने वाले थे, बहुत बड़े उसको चाहने वाले थे। दे बिल्ट मैनी टेम्पल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर एम्पायर, इन्होंने अपने एम्पायर में बहुत मंदिर बनवाए, अलग अलग हिस्सों में बहुत मंदिर बनवाए। द चोला टेम्पल्स वर एक्सट्रीमली रिच, अब जो चोला मंदिर थे वो बहुत अमीर थे। डोनेशंस मेड टू द टेम्पल्स वर यूज्ड फॉर द फर्दर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस टेम्पल्स, अब अमीर थे, बहुत पैसा आता था, डोनेशन आती थी, तो उस डोनेशन का इस्तेमाल ये मंदिर को ठीक करने में, दूसरे मंदिर को बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में किया करते थे। जैसे कि एक मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर, इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। बृहदेश्वर मंदिर, इस बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। ये तंजौर में है, और ये आप कह सकते हो कि चोला का जो आर्किटेक्चर था, चोला की जो वास्तुकला थी, उसका सबसे बेहतरीन नमूना है, उसका सबसे फाइनेस्ट स्पेसिमेन है, सबसे
बेहतरीन नमूना, सबसे बेहतरीन उदाहरण, सबसे बेहतरीन स्पेसिमेन है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और जो ये बृहदेश्वर मंदिर है आपका, राजराजेश्वर मंदिर है, ये भगवान शिव को डेडिकेटेड है और ये राज चोल द्वारा बनाया गया था। जो चोल वंशज के राजा थे, उन्होंने ये बनवाया था। द इनर वॉल्स ऑफ द टेम्पल आर कवर्ड विद फाइन स्कल्पचर्स एंड इंस्क्रिप्शंस दैट प्रोवाइड हिस्टोरियंस विद वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अब जो इनर वॉल है, जो इसकी अंदरूनी दीवार है इस मंदिर की, उस पर बड़ी बेहतरीन और फाइन स्कल्पचर्स, मूर्ति बनाई गई हैं, उसको इंस्क्रिप्ट किया गया है, उस पर लिखा गया है। क्या करने के लिए? जैसे कि जो इतिहासकार हैं उनको उन मंदिरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? आपको बताया था कि जब आप किसी दीवार पे, किसी मेटल पे कुछ चीज़ लिखते हैं, कुछ चीज़ कुरेदते हैं, तो वो होता है इंस्क्रिप्शन। ठीक है, चलिए, तो उन्होंने पहले इंस्क्रिप्ट किया हुआ था कि भाई चलो, अब जब हिस्ट्रियंस बाद में आएंगे, इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, तो उनको यहाँ के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। और ये देखो बृहदेश्वर मंदिर है बेटे, ये बृहदेश्वर मंदिर है, आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना, दोनों पार्ट है, एक फ्रंट व्यू, साइड व्यू दे रखा है और एक इसका बैक व्यू दे रखा है। ओके, चलिए। द चोला टेम्पल्स वर बिल्ट इन द द्रविडियन स्टाइल। अब जो हमने नॉर्थ के मंदिर पढ़े थे, वो पढ़े थे नागर स्टाइल में। ध्यान रखना, दो स्टाइल पता लगेंगे आपको यहाँ पर। जो हमने नॉर्थ के मंदिर पढ़े थे, वो हमने पढ़े थे किसमें? नागर स्टाइल में। लेकिन जो चोला मंदिर बनवाए गए हैं वो है द्रविडियन स्टाइल में। किसमें? द्रविडियन स्टाइल में। एक चीज़ पता लगी, नॉर्थ में नागर और साउथ में द्रविडियन। अब गेटवे ऑफ टेम्पल, जो मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, एंट्री यहाँ से करते हैं, वो आपको गोपुरम होता है। द मेन श्राइन ऑफ द और द चीफ डेटी, जो मुख्य, जो सबसे मेन भगवान की मूर्ति होती है, जहाँ पर वो रखी जाती है, उस जगह को, उस कमरे को कहते हैं गर्भगृह। जो मैंने आपको भी बताया था, उस जगह को कहते हैं गर्भगृह। द स्कल्पचर्स ऑफ गॉड, भगवान की मूर्ति या देवी देवताओं की मूर्ति वहाँ पर रखी जाती है। और ये जो स्कल्पचर्स मूर्ति होती हैं, ये पत्थर की होती थी या ब्रोंज मेटल, जो आपका कांसा होता है, जो आपका कांसा होता है, ब्रोंज मेटल, उसकी बनी होती थी। या तो पत्थर की होती थी या कांस्य की होती थी। ऑन टॉप ऑफ द मेन श्राइन वाज ए टॉल स्ट्रक्चर कॉल्ड शिखर। और जो आपके मुख्य रूम होता था, ये मेन भगवान का रूम जो होता था, जिसको गर्भगृह कहा गया है, ये इसके ऊपर एक बहुत ऊंची स्ट्रक्चर होती थी जिसको शिखर कहते थे। भाई मान लो कि यहाँ मूर्ति रखी है, ये मंदिर है, तो इसके ऊपर बहुत ऊंची सी ये शिखर इसको बोलते थे। ठीक है, अनदर स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द मेन श्राइन, जो गर्भाशय होता था, इसके सामने एक स्ट्रक्चर होती थी जिसको मंडप कहते थे। भाई ये वो गर्भाशय यहाँ पर है और यहाँ पर ये एक मंडप बनाया गया है। ठीक है, ये मंडप होता था। इट वॉज एन ऑडियंस हॉल वेयर पीपल गैदर्ड फॉर प्रेयर्स। और ये वो हॉल होता था जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए यूज़ होता था। लोग यहाँ पर आते थे और पूजा करते थे, लोग यहाँ पर आते थे और पूजा करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द्रविडियन स्टाइल। और इससे पहले हमने पढ़ा था नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टाइल? बोलो बेटे, हमने पढ़ा था नागर स्टाइल। अब हमारा नॉर्थ इंडिया हो गया, नागर स्टाइल हो गया। अब हमारा साउथ इंडिया हो गया, द्रविडियन स्टाइल हो गया। अब हम बढ़ते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की तरफ। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की तरफ इसमें क्या क्या है भाई? भारतीयों का और इस्लामियों का जो मिला के आर्किटेक्चर बना, वो यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको। द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वर अमेज्ड टू सी द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदू टेम्पल्स इन इंडिया। अब जो दिल्ली के सुल्तान थे, भाई हमने आपको इल्तुतमिश बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक बताया, फिर शाहजहां, ये सब वहाँ पर आए। इन्होंने भारत के मंदिर देखे, इन्होंने भारत के मंदिर देखे तो ये उसके मुरीद हो गए, इनको बड़े अच्छे लगे, बहुत पसंद आए। फॉरेन इन्वेडर्स सच एज महमूद गजनी टूक अवे विद हिम हंड्रेड्स ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन
टू हिज कंट्री, और इतने पसंद आए कि भाई मान लो आपका महमूद गजनी था, सोना तो सोना, ये तो यहाँ से मजदूरों को भी ले गया, उन शिल्पकारों को भी ले गया जिन्होंने मंदिर बनवाए थे, जिन्होंने मंदिर बनाए थे, कि भाई चलो तुम हमारे साथ चलो और वहाँ पर भी अपनी कला का नमूना दिखाओ। द आर्ट एंड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दैट डेवलप्ड इन इंडिया अंडर द दिल्ली सुल्तान्स वाज कॉल्ड द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। और वो कला और वो वास्तुकला का नमूना जो भारत में सुल्तान के समय में उभर के आया, जो भारत में सुल्तान के समय में हमें देखने को मिला, वो जो आर्ट थी, वो जो आर्किटेक्चर था, उसको नाम दिया गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। उसको नाम दिया गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इट वाज ए ब्लेंड ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द हिंदू आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। अब ये क्या था, ये जो सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया था, सेंट्रल एशिया का इस्लामिक आर्किटेक्चर, मतलब वहाँ आपको पता है कि मोमडन लोग रहते, इस्लामी लोग रहते थे, इस्लाम को मानने वाले लोग रहते थे, तो उनकी कला मिली, क्यों, वहाँ से लोग आए थे, उन्होंने देख रखा था, यहाँ पे आए, उनको भारत की भी अच्छी लगी, तो उन्होंने उन दोनों को मिक्स करके नया आर्किटेक्चर बनाया और उसको नाम दिया गया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। द इंडियन क्राफ्ट्समैन क्रिएटेड सम ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ इंडिया इस्लामिक आर्किटेक्चर सच एज मीनार्स, मॉस्क्यूज, टोम्स, गार्डन्स, टावर्स। अब कुछ उदाहरण उनकी वास्तुकला के यहाँ पर दिखाए गए हैं, बेहतरीन उदाहरण, कुछ कलाएं दिखाई गई हैं बेहतरीन वाली, जैसे कि मीनारें बनाई गई, मान लो कुतुब मीनार है आपकी, 4 मीनार है आपकी, ठीक है, या मॉस्क्यूज, मस्जिदें हैं बहुत सारी, टोम, मकबरे हैं, गार्डन्स, बाग हैं, टावर्स, बोट टावर बनाए गए हैं। तो इन सब में आपको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नमूना दिखाई देगा, ठीक है। ये यहाँ पर जो उदाहरण दिखा रखा है, ये कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद है। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर है, दिल्ली में है। कहाँ पर है, दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट है मोनूमेंट्स। अब इंडो इस्लामिक के मोनूमेंट्स कौन कौन से हैं वे देखेंगे हम। तो एक तो सुल्तान ऑफ दिल्ली ने, दिल्ली के सुल्तान थे, उन्होंने बहुत सारे अलग अलग स्टाइल में मोनूमेंट्स बनवाए थे, अलग अलग फीचर्स उनमें देखने को मिले, खासियत अलग अलग थी, जैसे कि डोम्स बनवाए, ट्रू आर्क्स बनवाए, मीनार्स बनवाई, मोजेक्स बनवाए, फ्लोरल एंड ज्योमेट्रिक मोटिव एंड कैलीग्राफी विच ब्लेंडेड विद द इंडियन आर्किटेक्चरल फॉर्म्स। इन्होंने जो इमारतें बनवाई उसमें इन्होंने मतलब देखा कि फूलों की भी, या आप कह सकते हैं ज्योमेट्री, मतलब उसमें पूरा ज्योमेट्री भी दिख रहा है, ज्यामिति जो होती है ज्योमेट्री, उसका भी उसमें देखा, कैलीग्राफी देखी, कैलीग्राफी जो लिखने की कला होती है वो भी उन्होंने देखी, और इन सब को उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी आर्किटेक्चर में यूज करने का प्रयास किया। अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन द मोनूमेंट्स कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज द यूज ऑफ द स्टोन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स सच एज रेड स्टोन, येलो स्टोन, वाइट स्टोन या वाइट मार्बल, geometric and floral patterns and motifs such as lotus, bell and the swastika were beautifully carved on the walls of the monuments. अब यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने जो बनवाए उसमें अलग अलग तरह के पत्थर लगवाए, भाई लाल पत्थर, पीला पत्थर या वाइट मार्बल। उसके साथ इन्होंने ज्योमेट्रिक जो ज्यामिति है भाई, एंगल, कोण, इस तरह कितने डिग्री पे होना चाहिए, इस तरह का इस्तेमाल किया, और साथ साथ ही एक पैटर्न दिखाई दिया कि भाई आपने देखा हो किसी में गुलाब का फूल है, कमल का फूल है, कहीं घंटियाँ लटक रही हैं, इस तरह के पैटर्न इन्होंने उसमें दिखाए, स्वास्तिक भी दिखा, ठीक है, और उससे बहुत अच्छे से दीवारों पे कुरेदा गया। अनदर सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट वाज द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द होली कुरान दैट वर एनग्रेव्ड ऑन द वॉल्स और मेन गेट्स। अब इन्होंने क्या देखा, इसका दूसरा जो पहलू था, दूसरी जो खासियत थी, वो खासियत ये थी कि इंस्क्रिप्ट की गई, कुरेदी गई क्या, होली कुरान, जो मान लो कुरान की जो कुछ खास पॉइंट होते थे, मान लो जैसे आपकी गीता है उसमें दोहे हैं, ऐसे कुरान की भी कुछ खास बात होगी, कुछ लाइनें होंगी, वो दीवारों पर गुदवाई गई, उनको दीवारों पर लिखवाया गया मेन गेट की। ह्यूमन एंड एनिमल फिगर्स वर नॉट यूज्ड एज दीज आर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट इस्लामिक कंडीशंस। लेकिन इनकी इमारतों में, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि उन पर इंसानों की मूर्ति बनती थी, या उन पर फूलों की बनती थी, जानवरों की बनती थी, तो वो इसमें नहीं बनी।
इसमें इंसानों की और जानवरों के चित्र नहीं बनाए जाते थे, क्योंकि इस्लामिक धर्म में वो प्रतिबंधित था, उसको आप नहीं बना सकते थे। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस डिवाइसेस केम टू बी नोन एज आर्बेस्क्यू। अब जो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता था, जो इस तरह का कॉम्बिनेशन होता था, उस कॉम्बिनेशन को आर्बेस्क्यू कहते थे। क्या कहते थे? आर्बेस्क्यू। कौन से कॉम्बिनेशन को? भाई अच्छे अच्छे पत्थर बनाना, उसमें लगाना अलग अलग कलर के, कुरान की उसमें कवायद लिखना, जो कुरान में दो अंदर लिखा हुआ है वो बातें लिखना, या उसमें जानवरों का और इंसानों की मूर्ति न बनाना, तस्वीर न बनाना। इसको जो ये आपका एक कॉम्बिनेशन था, इसको आर्बेस्क्यू कहते थे। कुव्वत अल इस्लाम, इसका मैंने अभी नाम आपको बताया था, जो दिल्ली में है, कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन साहब ने बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में लिखा भी हुआ है, ये इसके एग्जाम्पल है। ही ऑल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत की थी। ध्यान देना, शुरुआत की थी, पूरी नहीं हुई थी। हाउएवर ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट, पूरी नहीं कर पाए थे ड्यूरिंग हिज टाइम जीवन में। इट वाज अल्टीमेटली कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, और इसको इल्तुतमिश ने पूरा किया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत की, लेकिन इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया। द कुतुब मीनार इज ए मास्टरपीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का, भारतीय इस्लाम वास्तुकला का सबसे बेहतरीन नमूना कुतुब मीनार है। इट वाज डिज़ाइन बाय मुस्लिम आर्किटेक्ट्स, इसको मुस्लिम आर्किटेक्ट्स ने डिज़ाइन किया, लेकिन हिंदू शिल्पकारों ने बनाया। जो मुस्लिम आर्किटेक्चर थे, जो मुस्लिम आर्किटेक्ट थे, उन्होंने इसका डिज़ाइन तैयार किया पेपर पे, और लेकिन बनाया किसने? हिंदुओं ने बनाया। इट इज़ 240 फीट हाई, यह 240 फुट ऊंची है, और कुतुब मीनार कंसिडर किया जाता है कि भाई दुनिया का मध्यकालीन का सबसे बेहतरीन इमारत इसको माना जाता है। मिडिवल वर्ल्ड की, जो मध्यकालीन भारत था, मध्यकालीन दुनिया थी, उस समय की सबसे बेहतरीन इमारतों में से इसका नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मीनार बनवाई, अलाई दरवाज़ा बनवाया 1311 में, और इट इज़ मेड विद रेड सनस्टोन, और ये लाल पत्थर से बना। ये देखो 2.5 दिन का झोपड़ा, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2.5 दिन में 2 दिन और 2 और आधे में कंप्लीट हो गया था। ये कुतुब मीनार है, ये अलाई मीनार है। ठीक है, अलाई मीनार किसने बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार शुरुआत किसने की? स्टार्टिंग किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरी इल्तुतमिश ने की, और ये 2.5 दिन का झोपड़ा ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। दी तुगलक सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, दी तुगलक सैयद एंड लोधी डायनेस्टी, इन्होंने भी बहुत सारे मोनूमेंट्स बनवाए। दीज इंक्लूड द टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन तुगलक, तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला, द टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह सैयद एंड द टॉम्ब ऑफ सिकंदर लोधी एंड मैरी मोर स्ट्रक्चर्स दैट वर बिल्ट इन एंड अराउंड दिल्ली। अब इन्होंने भी बहुत सारे, किसने भाई तुगलक ने, सैयद ने, लोधी डायनेस्टी जो इनके राजा हुए, इन्होंने भी बहुत सारी इमारतें बनवाई। उन इमारतों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। भाई गयासुद्दीन तुगलक की जो मकबरा था वो बनवाया, तुगलकाबाद का किला बनवाया, फिरोज शाह कोटला बनवाया, और मोहम्मद शाह सैयद का भी मकबरा बनवाया, उसके साथ सिकंदर लोधी का मकबरा। ये जो टॉम्ब हैं, इसमें आपको एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बहुत अच्छे नमूने देखने को मिल सकते हैं। ये देखो, ये आपका गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, ये तुगलकाबाद फोर्ट है, और ये मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा है। देखो मकबरे भी कितने शाही बनते थे, इनके मकबरे भी कितने शाही बनाए जाते थे, वो भी आपको एक देखने की बात है। फिर आते हैं रीजनल मोनूमेंट्स, जो रीजनल किंगडम्स हैं, जो धार्मिक रीजनल किंगडम्स। रीजनल मीन्स क्या होता है भाई? जगह जगह के, मान लो आपका रीजन था, सपोज आपका रीजन क्या है? उत्तर प्रदेश है, या नॉर्थ रीजन है, ईस्ट रीजन है, तो उसके जो राज्य बने हुए थे, उन्होंने भी बहुत सारा इसमें अपना योगदान दिया है। कैसे? आर्किटेक्चर अंडर सल्तनत पीरियड इन्फ्लुएंस द रीजनल किंगडम एज वेल है। अहमद शाह ऑफ गुजरात फाउंडेड अहमदाबाद and decorated it with beautiful structures
द रूलर्स ऑफ मालवा बिल्ट जामा मस्जिद एंड द हिंडोला महल, द अशरफी महल और द जहाज महल इन मंडा। ये देखो हिंडोला महल है, ये अशरफी महल है और ये जहाज महल है। ठीक है, अब ये क्यों बताया गया कि जो सल्तनत पीरियड था उनके टाइम में जो रीजनल किंगडम, मान लो सल्तनत पीरियड केंद्र में हो गई, केंद्र मतलब दिल्ली में हो गई, उसके बाद जो बाकी प्रोविंस, बाकी प्रांत थे, मान लो कहीं पे कोई राजा है, कहीं पे कोई राजा है, तो वो भी अफेक्ट हुए। उसमें क्या क्या बना भाई, अहमद शाह था, गुजरात का जो रूलर था वो अहमद शाह था, उसने अहमदाबाद बसाया पहले तो, फाउंडर ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद बसाया और उसको बहुत अच्छे स्ट्रक्चर बनवा के उसको सजाया, अभी सुंदर बनाया। उसके बाद मालवा का रूलर था, उसने जामा मस्जिद बनवाई, मालवा के रूलर ने जामा मस्जिद बनवाई, हिंडोला महल बनवाया, नीचे इमेज दी हुई है, अशरफी महल बनवाया और जहाज महल भी बनवाया। कहाँ पर? मंडू में। कहाँ पर? मंडू में। ये आप देख सकते हैं। द इलियास शाही एंड हुसैन शाही, ये दो रूलर हैं कहाँ के? बंगाल के। ये दो रूलर थे कहाँ के? बंगाल के। इन्होंने अदीना मस्जिद और दखिल दरवाज़ा बनवाया। इन्होंने अदीना मस्जिद और दखिल दरवाज़ा बनवाया बंगाल में। और इब्राहिम शाह शार्की ने अटल मस्जिद बनवाई। कहाँ पर? जौनपुर में। ध्यान देना बेटे, इलियास शाही और हुसैन शाही ने बंगाल में अदीना मस्जिद बनवाई और दाखिल दरवाज़ा बनवाया और इब्राहिम शाह शार्की ने अटल मस्जिद बनवाई। कहाँ पर? जौनपुर में। कहाँ पर? जौनपुर में। अब राजपूतों की बात आती है, राजपूत किंगडम में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। तो राजपूत किंगडम में जैसे कि बहुत सारे किले बनवाए, मान लो मेहरानगढ़ फोर्ट है, मेहरानगढ़ किला है कहाँ पर? जोधपुर में है। चित्तौड़ का किला है, ये दो सबसे बेहतरीन स्ट्रक्चर हैं। कौन सी? मेहरानगढ़ का किला और चित्तौड़ का किला। राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ बिल्ट द फेमस विक्ट्री टावर एट चित्तौड़। अब जो राणा कुंभा थे, कौन? जो राणा कुंभा थे मेवाड़ के, इन्होंने एक विक्ट्री टावर बनवाया था। कहाँ पे? चित्तौड़ में। एक बहुत प्रसिद्ध विक्ट्री टावर, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा। विक्ट्री टावर बनवाया था इन्होंने। कहाँ पर? चित्तौड़ में। इसकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी बुक में ही है, आइए देखते हैं। ये है आपका विक्ट्री टावर, ये है आपका विक्ट्री टावर और ये है आपका मेहरानगढ़ फोर्ट। ठीक है। इन द लेटर मिडिवल पीरियड 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, 15वीं शताब्दी से आगे मिडिवल पीरियड में क्या हुआ? द हिंदू प्रिंसेस बिल्ट लार्ज पैलेसेस इन राजपूताना, राजपूताना में बहुत सारे महल बनवाए। एंड बुंदेलखंड में, राजपूताना में और बुंदेलखंड में बहुत सारे महल बनवाए। द ग्रेट पैलेस एट ग्वालियर पार्टली बिल्ड बाय मान सिंह इज फेमस फॉर इट्स वॉल टावर्स एंड इम्पोजिंग गेट्स। अब बहुत ग्वालियर में क्या? ग्वालियर में एक बहुत बड़ा महल बनवाया गया। ग्वालियर में बहुत बड़ा शाही अट्रैक्टिव महल बनवाया गया। वो कुछ तो मान सिंह ने बनवाया था। क्यों? क्योंकि उसकी जो दीवारें हैं और जो उसके गेट हैं वो मान सिंह ने बनवाए कि बहुत अच्छे लगते हैं। मान सिंह ने बनवाए थे और वो आप उसको अगर देखेंगे तो उसकी दीवारों पर और गेट पर फिदा हो जाएंगे, एकदम अट्रैक्ट हो जाएंगे पूरे। इस तरह से बनवा रखे हैं। द मैग्निफिसेंट पैलेस एट दातिया बिल्ट बाय वीर सिंह, 17th सेंचुरी में वीर सिंह ने दातिया बनवाया था। क्या बनवाया था? दातिया बनवाया था, जो कि एक बहुत बेहतरीन महल लगता है और ये हिंदू आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आप ये देखो, ये मेहरगढ़ फोर्ट है और ये आपका विक्ट्री टावर है। विक्ट्री टावर के लिए आपको बता दूँ, विक्ट्री टावर को विजय स्तंभ भी कहा जाता है। विजय टावर में स्तंभ, विजय स्तंभ भी कहा जाता है। और ये 9 मंजिला है बेटा। ठीक है। जो राणा कुंभ ने बनवाया था, आपको बताया मैंने अभी। और ये क्यों बनवाया था? ये तब बनवाया था राणा कुंभ ने
जब इन्होंने महमूद खलजी, जो मालवा के महमूद खलजी थे, उन पर 49 में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। ये ध्यान रखना, 1449 में मालवा के महमूद खलजी पर विजय प्राप्त करने की खुशी में इन्होंने ये विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ बनवाया था। और इस टावर की जो ऊंचाई है वो 122, कितनी, 122 फीट है। कितनी है, 122 फीट, मतलब 37 मीटर ऊंचा। और इसका जो बेस है, जो इसका ये बेस है ना, नीचे दिख रहा है आपको ये बेस, ये आपका 10 मीटर 10 फीट का है। कितना, 3 मीटर 3 मीटर ऊंचा ये है, 10 फीट ऊंचा ये है, और 122 फीट आपका ये है। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, you can't say all, actually this is the half part of chapter number 5. In the next video we will also discuss some more architecture, so till that thank you। कोई दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।